नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश में लग रहा है भाजपा को बड़ा झटका। पंचायती चुनाव के नतीजों ने उड़ा दी है भाजपा की नींद। और आपको बता दें कि भाजपा को अयोध्या और काशी में झटका लगा है और सपा ने दोगुनी सीटें जीत ली हैं। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या और काशी तक में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा बंगाल का। नंदीग्राम से हार मानने को तैयार नहीं ममता बनर्जी। चुनाव आयोग पर लगा गंभीर आरोप और हिंसा पर बड़ा बयान दिया है ममता बनर्जी ने। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने मनाई टीएमसी की जीत की खुशी। बोले ये हमारी जीत है और अगर किसानों की बात नहीं मानी सरकार ने तो बंगाल जैसा हाल पूरे देश में होगा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि चाहे वो बंगाल हो या यूपी के पंचायत के चुनाव के जो नतीजे हैं वो हों, इन सब में किसान आंदोलन का असर है और किसानों की बात ना मानकर भाजपा ने बड़ी गलती की है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में आप हमें अपने इलाके की कोरोना की स्थिति बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पंचायत चुनाव रिजल्ट, भाजपा को अयोध्या के बाद काशी में झटका, सपा ने जीती दोगुनी सीटें। जी हां दोस्तों, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे पंचायत चुनावों ने अयोध्या और काशी में भाजपा को बड़ा झटका दिया है। राम की नगरी अयोध्या पर योगी सरकार का लगातार फोकस है। भव्य राम मंदिर बनने के साथ अरबों रुपए के विकास कार्य हो रहे हैं। काशी से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। यहाँ भी विकास के जितने काम हो रहे हैं उतने देश के किसी भी शहर में शायद ही हो रहे हों। इसके बाद भी पंचायत चुनाव में अयोध्या और काशी दोनों जगह से आ रहे रिजल्ट भाजपा को परेशान करने वाले हैं। अयोध्या में 40 में से 19 सीटें समाजवादी ने जीत ली है, भाजपा को केवल 6 सीटें मिली है। इसी तरह वाराणसी में 40 सीटों में से सपा को 14 सीटें हासिल हुई है, भाजपा को केवल 8 सीटें मिल सकी है। यहाँ बसपा को 5 और 5 एस को 3, सुभाषपा को 1, आप को 1 और 3 सीट पर निर्दल जीते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नंदीग्राम से हार मानने को तैयार नहीं ममता बनर्जी, इलेक्शन कमीशन पर लगाया गंभीर आरोप, हिंसा पर कही ये बात। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है। जीत के कालीघाट में मीडिया से बातचीत करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि नंदीग्राम सीट के रिटर्निंग ऑफिसर रिकाउंटिंग नहीं करने की बात कह रहे हैं। ममता ने आगे कहा कि अधिकारी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि अगर मैंने रिकाउंटिंग की तो मुझे मार दिया जाएगा। नंदीग्राम के नतीजे पर सीएम ने कहा कि वो इतना आसानी से नहीं छोड़ेंगी, कोर्ट में जरूर जाएंगी। टीएमसी सुप्रीमो ममता ने सेंट्रल फोर्स पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के दौरान फोर्स के लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किया। उन्होंने कहा कि हम सबसे कानूनी तरीके से बदला लेंगे। कार्यकर्ताओं से की अपील। ममता बनर्जी ने चुनाव बाद राज्य में भड़की हिंसा पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। टीएमसी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए ममता ने कहा कि आप लोग हिंसा ना करें, बीजेपी ने हम पर अत्याचार किया है लेकिन हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता किसी भी हिंसा पर पुलिस के पास जाएं और उन्हें अपनी शिकायत बताएं। बताते चले कि पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद हिंसक घटनाओं का दौर शुरू हो गया। अब तक हिंसा में कम से कम 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पराजित करने वाले भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी पर हल्दिया में हमला कर दिया। कोलकाता के कई इलाकों में हिंसक घटनाएं हुई। वहीं बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को हेल्पलाइन उपलब्ध करा रहे हैं। बता दें कि नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं। ममता को बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव हराया है। रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से करीब 1900 वोटों से हार गई हैं। वहीं टीएमसी ने सीट पर रिकाउंटिंग कराने की मांग की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने मनाई टीएमसी की जीत की खुशी। बोले जी हां दोस्तों, पश्चिमी बंगाल में विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की जीत पर टिकरी बॉर्डर में आंदोलन कर रहे किसानों ने खुशी मनाई। किसानों ने कहा कि यह किसानों की जीत है, बंगाल की जनता ने किसान विरोधी सरकार को हराया है। इस दौरान किसानों ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान बोले कि बीजेपी को आईना दिखाना बहुत जरूरी था। किसानों ने कहा कि बीजेपी को उसके किसान विरोधी फैसले लेने के कारण ही करारी हार का मुंह देखना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी की 50 रैलियां और जुमले भी काम नहीं आए। बंगाल चुनाव में बीजेपी के खिलाफ आंदोलनकारी किसान बंगाल गए थे। बीजेपी को अपनी हार को देखते हुए तीनों कृषि कानून तुरंत वापस करने चाहिए, अन्यथा जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन चलता रहेगा। किसानों ने कहा कि इस आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार नए नए कानून बनाने लग रही है। किसान नेताओं की सरकार के साथ 11 बार मीटिंग हो गई थी, मगर यह सरकार किसानों को कुचलने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। कोरोना को लेकर आए दिन कुछ न कुछ झूठ बोल रही है। ऑक्सीजन व वैक्सीन पर्याप्त होने की अफवाह विदेश में फैलाकर सरकार लोगों को गुमराह कर रही है।
सरकार अपनी सभी नाकामयाबियों को छुपाने में लगी है। किसानों ने कहा है कि हमने फसल के सीजन में भी हौसला नहीं छोड़ा है। यह सरकार खुद तो रैली करा रही है, कोई दूसरा करे तो उनको कोरोना का डर दिखाया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंचायत चुनाव रिजल्ट, मोदी योगी के इलाके में भाजपा दिग्गजों को झटका, परिजनों को मिली हार। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के संसदीय इलाके पूर्वांचल में कई दिग्गजों को पंचायत चुनाव में करारा झटका लगा है। चुनावी मैदान में उतरे परिवार के लोगों को हार का सामना करना पड़ा है। हार का सामना करने वालों में भाजपा के दिग्गज ज्यादा हैं। सपा नेताओं को भी झटका लगा है। हालांकि कुछ राजनेताओं के परिवार में जीत के बाद खुशियां भी आई हैं। मिर्जापुर से SC/ST आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष युवा भाजपा नेता मनीराम कौल जिला पंचायत सदस्य का चुनाव बुरी तरह हार गए। वह तीसरे स्थान पर चले गए। यहां सपा के जिलाध्यक्ष दिलीप चौधरी के इंजीनियर बेटे अखिलेश चौधरी बिहार वार्ड संख्या 3 से मैदान में उतरे थे। वह भी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गए हैं। आजमगढ़ में भाजपा समर्थित जिला पंचायत प्रत्याशी ज्योति राय को करारी हार मिली है। ज्योति पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद राय की पुत्र वधू हैं। विनोद भाजपा के गोरखपुर प्रांत के उपाध्यक्ष हैं। आजमगढ़ में ही भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय के भाई जिला पंचायत सदस्य समेदा और गजहरा से चुनाव हार गए हैं। उन्हीं के भाई ओम प्रकाश राय भी सठियाओं से प्रधान पद हार गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केरल में बीजेपी ने किया था 35 सीटें जीतने का दावा, नहीं बचा सकी अपनी एकमात्र सीट। जी हां दोस्तों, केरल विधानसभा चुनाव में कम से कम 35 सीटें जीतने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी नीत रविवार को अपनी एकमात्र नेमोम सीट भी नहीं बचा पाई और मेट्रो मैन के नाम से प्रसिद्ध ई श्रीधरन और पार्टी की राज्य यूनिट के प्रमुख के सुरेंद्रन समेत उसके सभी बड़े उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। राज्य की राजधानी स्थित नेमोम सीट पर फिर से जीत हासिल करने की जिम्मेदारी मिजोरम के पूर्व राज्यपाल कुमानम राजशेखरन के कंधों पर थी, लेकिन वह 2016 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले पार्टी नेता और राजागोपाल की तरह जादू चलाने में नाकाम रहे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा उम्मीदवार 3,949 मतों के अंतर से राजशेखरन को हराया। इससे पहले 2016 में शिवनकुट्टी को राजगोपाल ने मात दी थी। नेमोम सीट पर जीत बरकरार रखना बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की बात थी, क्योंकि सत्तारूढ़ CPIM ने 140 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी को पैर जमाने से रोकने से कोई कसर नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पहले ही कर दिया था ऐलान। चुनाव से मात्र एक हफ्ते पहले मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा था कि CPIM राज्य में बीजेपी की एकमात्र सीट को भी इस बार छीन लेगी। अपनी एकमात्र नेमोम सीट हारने के अलावा बीजेपी पलक्कड़, मालमपुझा, मांजेश्वरम और काजाकुट्टम जैसी अहम सीटों पर भी खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। 88 वर्षीय श्रीधरन ने पलक्कड़ सीट पर शुरुआती बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन आखिर में युवा विधायक शफी परमबील ने उन्हें 3,859 मतों के अंतर से हरा दिया था। बड़े नेताओं ने किया था प्रचार, फिर भी रही शर्मनाक स्थिति। अभिनेता से सांसद बने सुरेश गोपी त्रिशूर में शुरुआत से कई दौर की गणना के बाद पहले स्थान पर बने हुए थे, लेकिन आखिरी नतीजे आने तक वह तीसरे स्थान पर खिसक गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री जे अल्फोंस भी कांजीरापल्ली में खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और हार गए। बीजेपी के राज्य यूनिट के प्रमुख के सुरेंद्रन मांजेश्वरम और कोन्नी दोनों सीट से हार गए, जिसके कारण पार्टी के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई। वरिष्ठ नेता शोभा सुरेंद्रन को भी काजाकुट्टम से हार का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, निर्मला सीतारमण और राजनाथ सिंह जैसे केंद्रीय मंत्रियों और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बीजेपी नेताओं ने प्रचार किया था और सबरीमाला और लव जिहाद जैसे मामले उठाए थे। बीजेपी ने चुनाव में कम से कम 35 सीट जीतने का दावा किया था, लेकिन वह खाता भी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव, नंदीग्राम सीट पर दोबारा होगी मतगणना। टीएमसी का चुनाव आयोग को पत्र, तत्काल वोटों की गिनती कराने की मांग। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। हालांकि नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में एक बार फिर इस सीट पर दोबारा मतगणना की मांग तेज हो गई है। टीएमसी ने दोबारा मतगणना कराने की मांग की है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नंदीग्राम सीट पर दोबारा वोटों की गिनती होगी। तृणमूल कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन कार्यालय पश्चिम बंगाल को पत्र लिखा है, जिसमें नंदीग्राम के वोटों की तत्काल दोबारा गिनती की मांग की गई है। इससे पहले खबर आई थी कि मतगणना कराने के टीएमसी के अनुरोध को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया था। नंदीग्राम में मतगणना के बाद ममता बनर्जी के 1956 वोटों से हार जाने की घोषणा की गई थी। उधर चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। टीएमसी ने 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी का सत्ता में आने का सपना चकनाचूर हो गया है। बीजेपी डबल डिजिट में भी सिमट गई है, जबकि बीजेपी की ओर से यह दावा किया गया था कि वह 200 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। उम्मीदों पर पानी फिरने के बाद बीजेपी खेमे में मायूसी है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं को भी इस चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पंचायत चुनाव, जाटलैंड में दिख रहा किसान आंदोलन का असर, बीजेपी को भारी नुकसान। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन का असर जाटलैंड में देखने को मिल रहा है। रुझानों में बागपत और मथुरा में बीजेपी बुरी तरह पिछड़ती हुई नजर आ रही है।
हालांकि अभी कई जिलों का रुझान आना भी बाकी है। अगर बागपत और मथुरा कोई बानगी है और पंचायत चुनाव के जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में यह कोई इशारे दे रहा है तो मान लीजिए कि न सिर्फ जाटलैंड में बीजेपी अपनी जमीन खो रही है, बल्कि अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी उसी रफ्तार से जाटों के बीच अपनी पैठ वापस बना रही है। बागपत और मथुरा का अगर यही रुझान जारी रहा और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, देवबंद और अलीगढ़ में भी जाट इलाकों में अगर बीजेपी पंचायत चुनाव हारती है तो मान लीजिए कि किसानों ने जाट मुसलमान गठजोड़ कर बीजेपी का खेला कर दिया है। हालांकि अभी रुझान और नतीजे आने में कई घंटों का वक्त बाकी है, लेकिन बागपत और मथुरा के जाट बहुल इलाके यह इशारे कर रहे हैं कि बीजेपी ने किसान आंदोलन के बाद अपना काफी कुछ खो दिया है। जानकारी के मुताबिक बागपत की ज्यादातर सीटों पर आरएलडी आगे चल रही है और बीजेपी काफी पीछे है। वहीं मथुरा की आधी सीटों पर आरएलडी आगे है और बीजेपी पीछे, लेकिन यह अंतिम नतीजे नहीं है, यह शुरुआती रुझान है। बीजेपी को उम्मीद है कि रुझानों के बाद जो अंतिम नतीजे आएंगे उसमें जाटलैंड में भी बीजेपी अपनी ताकत बरकरार रख पाएगी। हालांकि पार्टी नेता इस मुद्दे पर कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे हैं और आखिरी नतीजों का इंतजार करना चाहते हैं, लेकिन इतना साफ है कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और खासकर जाट बहुल इलाकों में बीजेपी भारी मुश्किल में है और इस मुश्किल की एक ही वजह है, वह है कृषि कानून और किसान आंदोलन। जानकारों के मुताबिक इस बार जाट और मुस्लिम वोट भी पंचायत चुनाव में कई जगहों पर साथ साथ दिखाई दे रहे हैं और यही बीजेपी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल का सबब है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की भारी जीत और बीजेपी के बुरी तरह पिछड़ने के बाद अगर पश्चिमी यूपी में जाटलैंड में भी बीजेपी हारी तो यह आने वाले सियासत के लिए बड़ा संदेश होगा। बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है और बीजेपी के लिए यह चुनाव कहीं से आसान नहीं दिखाई दे रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जीत का जश्न, किसानों ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा हमारी मांगे नहीं मानी तो पूरे देश में होगा बंगाल जैसा हाल। जी हां दोस्तों, केएमपी केजीपी इंटरचेंज पर कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा किसानों का धरना रविवार को भी जारी रहा। धरने में पश्चिम बंगाल में टीएमसी पार्टी की जीत के उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों को मांगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज देश की जनता केंद्र सरकार को नकार चुकी है। सभी वर्ग सरकार की नीतियों से परेशान है। यदि सरकार ने किसान आंदोलन का नजरअंदाज किया तो पूरे देश में पश्चिम बंगाल जैसा हाल होगा। किसान संघर्ष लोहा चौक पर चल रहे धरने की अध्यक्षता दरियाब सिंह गहलोत ने की, जबकि संचालन राजकुमार ओलिहान ने किया। इस अवसर पर किसान नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की जनता पार्टी को नकार चुकी है। पश्चिम बंगाल चुनाव में आए नतीजे ने साबित कर दिया है कि सरकार पूरी तरह से फेल रही है। चुनाव में भाजपा सरकार को जनता ने सबक सिखाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में सरकार की छवि बहुत खराब हुई है। सरकार को किसान आंदोलन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। यदि सरकार ने किसानों की मांगों नहीं माना तो पूरे देश में बंगाल जैसा हाल होगा। धरने को किसान नेता रूपराम तेवतिया, राजेंद्र सिंह धर्रोट, रोशन लाल अल्लिका, हुकम सिंह अटोहा, बुद्धि औरंगाबाद, डालचंद कलसाड़ा, अच्छे लाल जोधपुर, करतार औरंगाबाद, जगदीश रावत, करतार मटनाका, धर्मवीर भंगुरी मुख्य रूप से मौजूद। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना को काबू करने के लिए लॉकडाउन पर विचार करे केंद्र, सुप्रीम कोर्ट की नसीहत। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को काबू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने की बात कही है। रविवार रात सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केंद्र और राज्य सरकारों से सामूहिक समारोह और सुपर स्प्रेडर कार्यक्रमों पर रोक लगाने पर विचार करने का आग्रह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा है कि वे लोक कल्याण के हित में दूसरी लहर के वायरस पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में स्थिति को गंभीर होते देख सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही मामले को संज्ञान लेते हुए कहा कि अगर किसी मरीज के पास किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश का स्थानीय पता प्रमाण पत्र या आईडी प्रूफ नहीं है तो भी उसे हॉस्पिटल में भर्ती करने और जरूरी दवाएं देने से मना नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इस संबंध में 2 हफ्ते के भीतर अस्पताल में भर्ती होने संबंधी राष्ट्रीय नीति लाए। कोर्ट ने कहा कि यह नीति सभी राज्य सरकारों की ओर से मानी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब तक नीति नहीं बनती है तब तक किसी भी मरीजों को बिना स्थानीय एड्रेस प्रूफ या आईडी प्रूफ के भी हॉस्पिटल के भर्ती होने से नहीं रोका जा सकता है। वहीं दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली की ऑक्सीजन की आपूर्ति 3 मई की मध्यरात्रि या उससे पहले ठीक करा ली जाए। केंद्र सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था राज्यों से विचार विमर्श से तैयार करे, साथ में इमरजेंसी प्रयोजनों के लिए ऑक्सीजन का स्टॉक और आपातकालीन ऑक्सीजन साझा करने की जगह डिसेंट्रलाइज करे। इसके साथ साथ सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को कोरोना वायरस की वैक्सीन का मूल्य निर्धारण और उसकी उपलब्धता, ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की उपलब्धता पर फिर से विचार करना चाहिए। बता दें कि राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई मरीजों की मौत हो चुकी है।
करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को आदेश, 2 दिन के अंदर दिल्ली की ऑक्सीजन की कमी पूरी की जाए। जी हां दोस्तों, दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों से ऑक्सीजन की भारी कमी की बात सामने आ रही है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली के लिए हो रही ऑक्सीजन की कमी को 2 दिन के अंदर पूरा करें। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई में जो कमी पड़ रही है उसे 3 मई की रात या उससे पहले ही पूरा कर लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र से ये भी कहा कि 4 दिन के अंदर इमरजेंसी स्टॉक्स तैयार कर लिए जाने चाहिए। प्रतिदिन की जो चीजें हैं, राज्यों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई की जो नीति है उसे दोबारा से तैयार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार ऐसी कोई नीति नहीं बना लेती तब तक किसी भी मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती होने से और आवश्यक दवाइयां लेने से किसी भी राज्य में इनकार नहीं किया जा सकता है, भले ही उसके पास निवास प्रमाण पत्र ना हो। अगर उसके पास पहचान पत्र भी ना हो तब भी कोविड संबंधित आवश्यक चीजों से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया है कि राज्यों के साथ मिलकर ऑक्सीजन के बफर स्टॉक्स तैयार किए जाने चाहिए और इमरजेंसी स्टॉक की लोकेशन का विकेंद्रीकरण करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि केंद्र को अस्पतालों में भर्ती होने की नीति को 2 हफ्ते के अंदर तैयार कर लेना चाहिए, जिसे राज्यों द्वारा भी फॉलो किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राज्यों और केंद्रों को सभी अधिकारियों को निर्देश दे देना चाहिए कि सोशल मीडिया पर मदद मांगने वाले किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाएगा, अन्यथा कोर्ट इसे अपनी अवमानना मानते हुए कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम सब जानते हैं लॉकडाउन का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है, खासकर सबसे गरीब तबके पर। इसलिए किसी भी तरह का लॉकडाउन लगाने से पहले उन लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल चुनाव, एनसीपी ने गृह मंत्री अमित शाह से पूछा कब दे रहे हैं इस्तीफा। जी हां दोस्तों, जनादेश को लोकतंत्र में जनमत संग्रह बताते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए उन्हें पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए प्रचार के दौरान दिए गए उनके कथित बयान की याद दिलाई। राकांपा के प्रवक्ता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने ट्वीट किया, पश्चिम बंगाल में हिंसा के दौरान ममता दीदी ने अमित शाह से इस्तीफा मांगा था। उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ लोगों के कहने पर इस्तीफा दूंगा। लोकतंत्र में चुनाव एक जनमत संग्रह है और आज यह उनके खिलाफ है, तो आप कब इस्तीफा दे रहे हैं श्रीमान अमित शाह। तृणमूल कांग्रेस बंगाल में 292 सीटों में से 202 पर आगे है। नतीजों और रुझानों के मुताबिक ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस बंगाल में 292 सीटों में से 202 पर आगे है, जबकि जीत के लिए जरूरी आंकड़ा 147 का है। वहीं बीजेपी के खाते में 81 सीटें जाती दिख रही हैं। बता दें 2016 में ममता बनर्जी की पार्टी ने 211 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार के चुनाव में शाम 5 बजे तक के रुझानों के अनुसार ममता बनर्जी की पार्टी 210 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है। रविवार शाम को 5 बजे के रुझानों को देखें तो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 210, बीजेपी को 80 और कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट हासिल होती दिख रही है। मतगणना के शुरुआती रुझानों में टीएमसी और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही टीएमसी बढ़त बनाती चली गई और बीजेपी पिछड़ती चली। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल के नतीजों का असर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव और आम चुनाव पर पड़ेगा, यशवंत सिन्हा। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। सिन्हा ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के इस्तीफे की भी मांग की। सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले आम चुनाव पर भी पड़ेगा। सिन्हा ने कहा कि देश के लोग केंद्रीय नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष को भी ऐसा ही करना चाहिए। सिन्हा ने आरोप लगाया कि भाजपा के इन नेताओं ने झारखंड और आसपास के जिलों से भीड़ लाकर पश्चिम बंगाल में भारी जनसमर्थन का दावा किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के साथ ही एक नई लड़ाई का आगाज, विपक्षी एकजुटता का सुर फिर तेज। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के साथ ही एक नई लड़ाई का आगाज भी हो गया है। इसमें भाजपा व राजग के मुकाबले बाकी सभी को एकजुट करने की कवायद कितनी तेज होगी यह तो वक्त बताएगा, लेकिन यह तय है कि अब जंग बहुत आक्रामक व तीखी होगी, न सिर्फ चुनावी या प्रादेशिक बल्कि राष्ट्रीय और रोजमर्रा की राजनीति में भी। ममता बनर्जी भाजपा के सबसे मुखर विरोधी के रूप में स्थापित। फिलहाल ममता बनर्जी ने खुद को भाजपा के सबसे मुखर विरोधी के रूप में स्थापित कर लिया है। जिस तरह बंगाल में चुनाव के दौरान भी राजनीतिक हिंसा का दौर जारी रहा था, उसमें यह आशंका और भी गहरा गई कि अब सत्ता को स्थापित करने के लिए एक बार फिर हिंसक घटनाएं बढ़ सकती हैं। भाजपा का ऐतिहासिक विस्तार। बहरहाल ममता ने जो बढ़त ली है उसके बाद कुछ अन्य नेताओं व दलों की ओर से भी मुख्य विपक्ष दिखने की कवायद तेज हो सकती है। इसका सीधा और सरल रास्ता है कटु वार, तीखे बोल। कांग्रेस के लिए यह थोड़ा और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि अब ममता जैसी प्रखर नेता सामने खड़ी हो गई है। यूं तो भाजपा के खिलाफ गोलबंदी उसी वक्त से शुरू हो गई थी जब पार्टी केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ आई थी और फिर एक एक कर दूसरे राज्यों में ऐतिहासिक विस्तार हुआ।
बिहार को छोड़कर कोई समीकरण भाजपा के जादू के सामने नहीं टिक सका। पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार में जेडीयू और राजद जैसे विरोधी दलों का एकजुट होना, उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के दुश्मन सपा और बसपा का हाथ मिलाना, असम में कांग्रेस और एआईयूडीएफ का एक होना जैसे कुछ उदाहरण भी हैं। लेकिन बिहार को छोड़कर कोई समीकरण भाजपा के जादू के सामने नहीं टिक सका। सियासी कड़वाहट और खटास, सियासी मजबूरी ने विपक्ष को एकजुट नहीं होने दिया। अधिकतर अवसरों पर विपक्षी दलों की अपनी सियासी मजबूरी ने उन्हें कभी एकजुट। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।